अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको मैं मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एडॉप्शन पार्ट ख़त्म किया था, एडॉप्शन का सेक्शन 17 तक मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में मेंटेनेंस, उसका अगला पार्ट, मतलब द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इस एक्ट का हम लोगों ने एडॉप्शन पढ़ लिया है। अब हम लोग जाएंगे मेंटेनेंस एक्ट। मेंटेनेंस का क्या क्या लॉज है, रूल्स है, अब हम लोग वो जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में हम लोग आज 2 सेक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 3। इसमें भी स्पेसिफिक क्लॉज ही पढ़ना है, क्योंकि उस स्पेसिफिक क्लॉज में मेंटेनेंस जो वर्ड है उसका डेफिनेशन दिया हुआ है इस एक्ट के थ्रू। और सेक्शन 18 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब सेक्शन 3 में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ आप कर दो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। सेक्शन 3 अगर आप बेयर एक्ट अगर आपके पास है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सेक्शन 3 आता है डेफिनेशंस, जो आपका हर एक्ट में जो भी आपका बेयर एक्ट से निकला है इंडिया में, जो भी रूल्स है सब में सेक्शन 3 जो है वो डेफिनेशन के तौर पर डेफिनेशन टाइटल रहता है। उसमें जो भी एक्ट का हिसाब से जो भी थिंग्स रहता है वो सब चीज़ का डेफिनेशन दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पे मेंटेनेंस का दिया हुआ है डेफिनेशन। सेक्शन 3 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसका सब सेक्शन बी या क्लॉज बी आप मान लो। मेंटेनेंस इंक्लूड्स, डेफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस हम पढ़ रहे हैं। मेंटेनेंस इंक्लूड्स, इसका 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, इन ऑल केसेस प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये कि मेंटेनेंस जो है वो आपका इंक्लूड करता है सारा, हर केसेस में जितने प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर फूड का जितना प्रोविजन है, या क्लोथिंग का प्रोविजन, या रेसिडेंस का प्रोविजन, या एजुकेशन का प्रोविजन, या मेडिकल अटेंडेंस या ट्रीटमेंट के लिए, ये सब प्रोविजंस इन ऑल केसेस मेंटेनेंस इंक्लूड्स दीज ऑल। सेकेंड पॉइंट आता है, इन द केस ऑफ एन अनमैरिड डॉटर, अगर फैमिली में कोई अनमैरिड डॉटर है अगर, ऑल्सो द रीजनेबल एक्सपेंसेस, ये नहीं कि 3-4 करोड़ हो, 5-6 करोड़ हो, वैसे नहीं। रीजनेबल मतलब कि रीजनेबल अमाउंट जो होता है वैसे ही रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एन इंसिडेंट टू आवर मैरिज, उसके शादी में जितना भी रीजनेबल अमाउंट, रीजनेबल एक्सपेंसेस खर्चा होता है वो सब इंक्लूड हो जाता है मेंटेनेंस में। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन और ये पहला 2 पॉइंट हो गया। माइनर का डेफिनेशन इसमें दिया हुआ है सी में। माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज और हर एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब जो लोग 18 साल के नीचे हैं, मतलब 17 साल हो, 15 साल हो, 14 साल, 10 साल, वो लोग सब माइनर है। पर जो लोग 18 ईयर्स के अबव है वो लोग मेजर हो जाएंगे। वो मेजोरिटी, इंडियन मेजोरिटी एक्ट में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन 3 इसमें हो गया। तब सेक्शन 18 बोला गया है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ का मेंटेनेंस कैसे होता है, किस बेसिस पे होता है, वो हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, सब सेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन का जितना प्रोविजन है हम लोग पढ़ने वाले। अ हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एक तो हिंदू पत्नी जो इस एक्ट के, जिसका शादी इस एक्ट से पहले हुआ है या बाद में हुआ है, शैल बी इंटाइटल्ड टू मेंटेन बाय हर हस्बैंड, उसको मेंटेनेंस मिलेगा बाय हर हस्बैंड उसको मेंटेन करेगा ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, उसके लाइफ टाइम के थ्रू। सेकेंड, सब सेक्शन 2 आता है, अ हिंदू वाइफ शैल बी इंटाइटल्ड टू लिव सेपरेटली, हिंदू वाइफ जो है वो सेपरेट रह सकती है हस्बैंड से, फ्रॉम हर हस्बैंड विदाउट फॉरफिटिंग हर क्लेम, मतलब कि हिंदू वाइफ जो है वो सेपरेट रहेगी, हस्बैंड से सेपरेट रहेगी, बट शी कैन क्लेम मेंटेनेंस। ठीक है, इसका कुछ केसेस है, मतलब सेपरेटली क्यों रहना है, इसका केसेस है। पहला आता है डेजर्शन। आपको डेजर्शन क्रूएल्टी के बारे में मैंने आपको हिंदू मैरिज एक्ट डिटेल में बताया था, चाहो तो आप पहले के वीडियोस आप देख सकते हो,
ठीक है, तो अब इसमें आते हैं। इसमें क्लॉज ए में लिखा हुआ है इफ द हस्बैंड, मतलब इफ यहाँ पे लिखा है इफ ही इज गिल्टी ऑफ डेजर्शन, मतलब इफ द हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ डेजर्शन, डेजर्शन का गुनाह किया है उसने, दैट इज टू से अबंडनिंग हर, उसको छोड़ देना, विदाउट अ रीजनेबल कॉज, बिना किसी कारण से, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज पति ने अपने पत्नी को छोड़ दिया, अबंडन कर दिया, एंड विदाउट हर कॉन्सेंट, उसके कॉन्सेंट के बिना उसको अबंडन कर दिया, अगेंस्ट हर विश, उसके विश के अगेंस्ट उसको डेजर्ट कर दिया, और ऑफ विलफुली नेग्लेक्टिंग हर, उसको इंटेंशनली विलफुली नेग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तब आ जाता है वो डेजर्शन में। क्रूएल्टी, इसमें लिखा हुआ है क्लॉज बी में, इफ ही हैज ट्रीटेड हर, इफ द हस्बैंड हैज ट्रीटेड हर वाइफ with such cruelty as to cause a reasonable apprehension in her mind that it will be harmful or injurious to live with her husband, अगर पति ने पत्नी के साथ क्रूएल्टी के साथ बिहेव किया है, विद ऐसा बिहेव किया है जिससे कि पत्नी के दिमाग में ऐसा समझ में आ जाएगा कि अगर पति के साथ अगर और रहा जाए तो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, लाइफ इंजरियस हो सकता है, डेंजरस फॉर लाइफ। और सब सेक्शन सी जो है वो आपका बैलेट अगर आपके सामने, तो आप देखोगे 3 स्टार दिया हुआ है, उसका ये मतलब है क्लॉज सी ओमिटेड बाय एक्ट 6 और 2019 सेक्शन 6 क्लॉज 6 बिफोर ओमिशन, ओमिशन से पहले, मतलब ओमिशन हो गया, ओमिट कर दिया गया है, एक्ट 6 ऑफ 2019 का एक्ट अमेंडमेंट हुआ था, तो 2019 में उसको हटा दिया गया है क्लॉज सी को। पर जब था बिफोर ओमिशन, तो क्या था वो हम लोग देखते हैं। इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम अ विरुलेंट फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, अगर लेप्रोसी का विरुलेंट फॉर्म है, तब भी पत्नी जो है वो अपने पति से सेपरेट रह सकती है। वाइल क्लेमिंग मेंटेनेंस, हम लोग आते हैं डी पे। डी है इफ ही हैज एनी अदर वाइफ लिविंग, मतलब कि ए और बी जो है उसने शादी किया, ए और देखिए ए और बी, अब बी अलग रहने लगी, बी वाइफ है, अलग रहने लगी, क्यों अलग रहने लगी, क्योंकि एक और वाइफ है सी, ठीक है, तब भी मतलब ये अलग रह रही है, ठीक है, यहाँ लिखा है ना जैसे कि अदर वाइफ लिविंग, इसका मतलब ये आता है कि अगर बी जो है इसमें इन दिस केस, अगर बी जो है वो जिंदा है, रह रही है, वो सेपरेट रह रही है, तभी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, अगर ए का एक और वाइफ है तो, मतलब ए सी के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ई पे, क्लॉज ई, इफ ही कीप्स अ कॉन्क्यूबाइन, ये कॉन्क्यूबाइनेज जो मैंने आपको यहाँ पे मार्क किया है, if he keeps a concubine in the same house in which his wife is living or habitually resides with the concubine elsewhere, इसका मतलब ये है कि मतलब ए ने बी के साथ शादी किया प्लस एक और वाइफ से शादी किया है, और वो वाइफ जो है, सेकंड वाइफ जो है, वो भी उसी के साथ, उसी अंडर द सेम रूफ, मतलब एक ही घर के अंदर दोनों वाइफ रहती है, या फिर दूसरी पत्नी कहीं और रहती है, तब वो हो जाता है कॉन्क्यूबिनेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एफ में, क्लॉज एफ, इफ ही हैज सीज टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजियन, जो मैंने आपको बताया ना, अगर कॉन्क्यूबिनेज जो अगर है, तब भी वो पत्नी जो है पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है वाइल लिविंग सेपरेटली, ठीक है। और एफ में इफ ही हैज सीज टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजियन, अगर पति ने अपना रिलीजन हिंदुइज्म को छोड़कर दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है, उसके बावजूद पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा, पत्नी सेपरेट रह सकती है।
जी, क्लॉज जी, इफ देर इज एनी अदर जस्टिफाइंग कॉज फॉर लिविंग सेपरेटली, या फिर कुछ और जस्टिफाइंग कॉज है जिसके कारण पति और पत्नी को अलग रहना पड़ रहा है। इसमें आता है कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें सब सेक्शन 3 भी है, सेक्शन 18 में सब सेक्शन 3 भी, मैंने सब सेक्शन 2 का इतना सारा मैंने आपको बताया, ABCDEFG। तो अब सब सेक्शन 3 में लिखा है अ हिंदू वाइफ शैल नॉट बी इंटाइटल्ड, यहाँ देखिए शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू सेपरेट रेसिडेंस, मतलब अलग नहीं रह सकती है, और मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती अपने हस्बैंड से इफ शी इज अनचेस्ट और सीजेस टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन, अगर वो खुद ही अपना रिलीजन चेंज करके दूसरे रिलीजन में चली जाए तो वो सेपरेट रेसिडेंस और मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती अपने हस्बैंड से, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोल दो आप हमको, ये तो आप खुद ही पढ़ सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। आगे का जितना भी वीडियोज़ है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 19, सेक्शन 20, ऐसे करके मेंटेनेंस का पार्ट 2 पार्ट 3 निकलेगा, उसमें मेंटेनेंस का पार्ट ख़त्म करके हम लोग हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे, और भी मज़ेदार आपको वीडियोस मिलेंगे। और हाँ, और अगर आपको कोई डाउट आए तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। घर में रहिएगा, कोरोना है, बाहर चल रहा है, तो स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।